कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है यूपी का रोड मैप। दो दिन की दिल्ली यात्रा पर थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम लोगों से मुलाकात हुई। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या बात करें तमाम ऐसे लोगों, मुख्य प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई और इसके साथ ही साथ में दूसरे संगठन के तमाम लोगों से भी मुलाकात हुई। इन सब मुलाकातों के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी जो छूट रही थी वो है राष्ट्रपति के साथ उनकी मुलाकात। क्या है इसके मायने? क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति तो कोई पॉलिटिकल होता नहीं है, राष्ट्रपति का कोई राजनीति से कोई लेना देना भी नहीं है। और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्यों मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, ये सबसे बड़ी बात है। ये और इधर राजनीति की बात करें तो उत्तर प्रदेश का रोड मैप पूरी तरीके से खिंच गया है। क्या कैसे होगा योगी जी को समझा दिया गया है। चुनाव योगी जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। के न्यूज ने सबसे पहले ही दिखा दिया था। मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, जितिन प्रसाद मंत्री हो सकते हैं, AK शर्मा भी मंत्री होंगे, उनको आना ही है। इसके साथ दूसरे और लोगों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। उधर केंद्र में भी कैबिनेट का एक्सपेंशन की चर्चा जोरों पर है। 7 बड़े मंत्रियों की एक बैठक हुई, उसमें कई अभी सारे मंत्रालयों के असेसमेंट का काम चल रहा है कि किसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और किसको और इंक्लूड किया जाएगा। जो इंपोर्ट किए हुए नेता हैं उनको कैसे समाहित किया जाएगा जिससे कि वो वापस ना जा सके मुकुल राय की तरह, क्योंकि मुकुल राय तृणमूल कांग्रेस में वापस चले गए हैं। तो इसको लेकर के अब सारी कवायद यहाँ पर तेज हो गई है। और बड़ी बात यह है कि यूपी का रोड मैप पूरा तैयार हो गया है कि फिर से जब यहाँ पर अमित शाह को अध्यक्ष बना करके भेजा गया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और यूपी का प्रभार उनको दिया गया था, तो उन्होंने ब्राह्मणों को जोड़ा था। ब्राह्मण की पार्टी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी जोड़ने में, लेकिन उन्होंने गैर यादव OBC को अपने साथ में अच्छी तरीके से जोड़ा था, जिसका 2014 से लेकर के लगातार उनको अभी लाभ मिल रहा है। दूसरा, गैर जाटों को भी भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा था। तमाम बसपा के नेताओं को तोड़ करके पार्टी ज्वाइन कराई थी और इसका फायदा भी उनको मिला है। लेकिन इस बीच पूरे दिन ये चर्चा रही कि कौन किससे मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। एक और वहाँ अनुप्रिया पटेल मुलाकात कर रही हैं, तो दूसरी ओर उनकी बहन और उनकी मां का संदेश लेकर के समाजवादी पार्टी के मुखिया से मुलाकात कर चुकी हैं। यानी कि जो अपना दल है उसमें 2 पार्ट पहले ही हो चुका है। एक पार्ट बीजेपी के साथ जाने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरा इधर अखिलेश के साथ जाने की तैयारी कर रहा है। उधर जो पार्ट अनुप्रिया पटेल जाने की कोशिश कर रही है, वहां पर अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की है। उनकी 2 बड़ी मांग है, क्या वो पूरी की जाएंगी? केंद्र में कैबिनेट का पद, याद रखिएगा, केंद्र में कैबिनेट का पद मांग रही है। पिछली बार वो राज्य मंत्री थी और उत्तर प्रदेश में अपने पति के लिए कैबिनेट का पद, यानी कि उनके पति जो अभी सिर्फ MLC हैं, उनको भी कैबिनेट में जगह मिले। तो क्या उनको मिलेगी? ओम प्रकाश राजभर ने साफ कर दिया है कि हम डूबते हुए जहाज की सवारी नहीं करेंगे। निषाद से लगातार कई दौर की मीटिंग चल रही है। निषाद ने कुछ शर्तें रखी हैं कि 13 जो जातियां हैं OBC की, उनको अगर दलित के कोटे में रखा जाएगा तभी वो बीजेपी के साथ में जाएंगे। और बीजेपी इसको कंसीडर कर रही है, लेकिन उसके साथ दिक्कत यह है कि अगर इस बात को कंसीडर किया तो दलित उनसे नाराज हो सकता है। ये एक बड़ी बात है। उधर जिस तरह से राजभर कह रहे हैं कि राजनाथ का जो फार्मूला था, राजनाथ के फार्मूले को लागू किया जाए, अभी लागू नहीं किया गया है, और अगर ये लागू कर दिया जाए तो वो मान जाएंगे, वापस आ जाएंगे। उनसे भी कई दौर की मीटिंग चल रही है और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इससे कोई इनकार नहीं किया सकता है। जैसे मुकुल राय भारतीय जनता पार्टी में आए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने और अब वापस तृणमूल कांग्रेस में चले गए। उसी तरीके जितिन प्रसाद लगातार 3 पीढ़ियों से उनकी 3 पीढ़ियां कांग्रेस में रही, अब वो भारतीय जनता पार्टी में है। तो राजनीति में कभी भी कुछ भी ठोस तौर पर नहीं कहा जा सकता है, सिर्फ संभावनाओं का खेल है। इस बीच खबर यह है कि मुख्यमंत्री सारे लोगों से मुलाकात करके वापस आ गए हैं और
लखनऊ वापस हो गए हैं। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, समझिए, इसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। अचानक दिल्ली आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं। 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर यूपी के सियासी पारे को बढ़ा दिया है। 3 बड़े नेताओं के साथ सीएम योगी की लंबी बातचीत हुई। बता दें, कल गुरुवार को सीएम योगी ने अमित शाह से मुलाकात की थी। यही नहीं, उनकी मुलाकात के बाद अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल भी अमित शाह के आवास पर पहुंची थी। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि सीएम योगी की मुलाकात अमित शाह से यूपी में फेरबदल या रणनीति को लेकर हुई है। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों की माने तो आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ये योगी की बैठकें हो रही हैं। इन मीटिंग्स के जरिए यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। इसके अलावा कोरोना काल में यूपी सरकार की ओर से किए गए कामों की समीक्षा होगी और आगे क्या किया जा सकता है, इसका रोड मैप भी तैयार किया जा सकता है। बता दें कि अमित शाह, पीएम मोदी और जेपी नड्डा के साथ करीब 1.5 घंटे मुलाकात हुई, जिसमें कई मुद्दों को लेकर अहम बात हुई। राष्ट्रपति के साथ भी सीएम योगी का शिष्टाचार वाली मुलाकात हुई, लेकिन इन मुलाकातों से यूपी का सियासी पारा चढ़ गया है। लंबी बैठकों के बाद कैबिनेट ने फेरबदल करने और क्षेत्रीय एवं जातीय संतुलन को उसके जरिए साधने की बात की जा रही है। यूपी विधानसभा को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है, तो इसी कड़ी में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर निशाना साधा है। ये लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जो हलचल हो रही है, ये उत्तर प्रदेश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, जो महंगाई आसमान छू रही है, जो यहाँ भ्रष्टाचार है, गुंडा राज है, माफिया राज है, इससे ध्यान भटकाने के लिए ये ड्रामा हो रहा है लखनऊ से दिल्ली तक। उस ड्रामे का आप देखिएगा, जैसे होता ना, कोई मंडली ड्रामा दिखाई और फिर अपना झोला झक्कड़ पर्दा बांधी और चली गई, वही आपको 2-3 दिन के बाद आपको मिलेगा। ये पिछड़ों का, दलितों का ध्यान भटका करके वोट लेने की कवायद है और कुछ नहीं है इनके ड्रामे में। बता दें कि राजभर का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब दिल्ली में अनुप्रिया पटेल ने अमित शाह से मुलाकात की है। बता दें, यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अभी से 2017 वाली बिसात बिछाने में जुट गई है। सियासी समीकरण को देखे और दिल्ली की मुलाकातों को समझे तो एक बार फिर बीजेपी 2017 वाली गणित लगाकर अपनी तैयारियां कर रही है। बीजेपी ने अपना रोड मैप तैयार कर लिया है, लेकिन क्या इस रोड मैप के जरिए भाजपा की नैया पार लगेगी, ये बड़ा सवाल है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। मंथन के बाद वापस आ चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और अब यहाँ पर उस जो रोड मैप वहाँ बना हुआ है, उस रोड मैप को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। रोड मैप पूरा बना करके उनको दे दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बुक प्रस्तुत की थी, भेंट की थी अमित शाह को, और उस बुक का नाम है समाधान। क्या समाधान उन्होंने सुझाए थे और क्या समाधान उन्हें मिला है, अब उन समाधानों का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, उन समाधानों को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। केसी जैन साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है केसी जैन साहब आपका। अनिल झा साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता है। बहुत स्वागत है आपका अनिल जी। और संजय गुप्ता जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। आपका भी बहुत स्वागत है संजय गुप्ता जी। सीधा रुख करेंगे केसी जैन साहब। केसी जैन साहब, एक पुस्तक भेंट की थी समाधान, लेकिन उनको तमाम समाधान के तौर पर रोड मैप पकड़ा दिया गया है। रोड मैप वो अब उत्तर प्रदेश में इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या कहेंगे आप? जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की भेंट थी, वो चाहे माननीय मोदी जी से रही हो, अमित शाह जी से रही हो, या केंद्र के अन्य मंत्रियों से या प्रभारियों के साथ रही, ये लगातार उनका रहा। लगभग हर साल वो रूटीन के तौर पे जाते रहे हैं, लेकिन इस बार ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, इसलिए है क्योंकि 2022 के चुनाव बिल्कुल सिर पे, तो ऐसे में उनकी जो ये एक औपचारिक भेंट कहिए या जो भी कहिए, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और राजनीतिक गलियारे में तमाम सारे कयास भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में
माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किए उसको लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। और जहां जहां पर वो चुनाव प्रचार के लिए गए वहां एक बड़ी बढ़त हासिल हुई है। तमाम जगहों पे योगी आदित्यनाथ जी ने सरकारें बनवाई हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश का चेहरा योगी आदित्यनाथ जी होंगे, इसमें कोई गुरेज नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो तमाम सारे कयास लगा रहे हैं कि नितिन प्रसाद जी आए हैं, एक ब्राह्मण चेहरा है, तमाम सारी बातें हो रही है। तो देखिए ये एक औपचारिक भेंट थी और उन्होंने स्वयं ट्वीट करके कहा है योगी आदित्यनाथ जी ने कि एक औपचारिक भेंट हमने की है माननीय मोदी जी से, और वो हमारे प्रधानमंत्री भी है, हमारी पार्टी के शीर्षस्थ लीडर भी हैं। तो पार्टी के शीर्षस्थ लीडरों से उनकी लगातार भेंट मुलाकात होती रही है। लेकिन इस बार का दौरा इसलिए ज्यादा चर्चा में है कि 2022 के चुनाव बिल्कुल सिर पे हैं और ये भी कहा जा रहा था के शर्मा जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये मुख्यमंत्री, जबकि इस तरीके की सारी बातों से जो उत्तर प्रदेश के हमारे प्रभारी हैं राधा मोहन जी ने स्वयं उन्होंने इन सारी चीजों को खारिज किया कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, वही बने रहेंगे और उनके चेहरे पे और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चुनाव भी लड़ा जाएगा। तो कयास बहुत सारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक औपचारिक मुलाकात ही। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। केसी जैन साहब, माफ करिएगा, आप औपचारिक मुलाकात बता रहे हैं, लेकिन जो करोड़ों दर्शक आपको देख रहे होंगे वो शायद इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे। खैर, फिलहाल मैं आऊँगा आपके पास में। संजय गुप्ता जी का रुख करेंगे, कांग्रेस के संजय गुप्ता जी। वही खारिज कर दे रहे हैं केसी जैन साहब, वो तो कह रहे हैं कि एक बस खाली ऐसे ही मुलाकात करने के लिए हर बार जाते हैं, वैसे ही चले गए थे। देखिए, मैं वही तो बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने की मशीन है। आरएसएस के अंदर इनको ट्रेनिंग दी जाती है। आप देखिए, अभी मैं सुन रहा था जैन साहब को, वो बता रहे थे जहां जहां पर योगी जी जाते हैं वहां चुनाव जीत जाते हैं, जैसे बंगाल में, जैसे केरल में, जैसे बहुत से ऐसी आप देखिए राजस्थान में गए, वहां पे उन्होंने जाके कुछ ना कुछ हनुमान जी के लिए कुछ कह दिया। तो ये इस तरह की महिमा मंडन करते रहते हैं। मगर दरअसल बात यह है कि जब से पंचायत का चुनाव भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हारी है, पूरे संगठन के अंदर, चाहे वो प्रदेश का हो चाहे केंद्र का हो, एक भागदौड़ मची है कि देश की 1/6 इतना जो जनसंख्या है, वहां पे यदि इस राज्य के अंदर जो हालात भारतीय जनता पार्टी के हैं उससे घबराहट है। और उस घबराहट से वहां मुख्यमंत्री बदलने की कवायद भी है। उसके अंदर ये भी सुना जा रहा है कि उसके 3 हिस्से के अंदर 3 टुकड़े करना चाहते हैं। अभी इस तरह के बहुत से प्रपोजल के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। मगर इसके अंदर मैं ये बताना चाहता हूं कि ये आज मुकुल राय जी चले गए, क्या कहेंगे कि जैन साहब आप इस बारे में बताइए, क्या उन्होंने कहा कि आपने किस तरह से प्रताड़ित करके उनको आपने भाजपा ज्वाइन कराई थी? तो ये सारा आपका चेहरा पूरा देश देख रहा है और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के जो हालात है ये आपके कार्यकलापों से नजर आ रहे हैं। क्या राम राज्य वहां आ गया है? ठीक है, ठीक है। संजय जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा इस बीच। संजय गुप्ता जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा इस बीच। एक बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने टायर्ड, एकदम जबरदस्त दौरे के बाद में वापस लखनऊ आ गए हैं। अमौसी से निकल चुके हैं और निकलने के बाद में वो एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और 5 KD की ओर रवाना हो रहे हैं। उम्मीद ये भी की जा रही कि क्या अब 5 KD के जाने के बाद वो और कहीं जाएंगे या सिर्फ वहीं तक अपने 5 KD में अब विचार मंथन करेंगे। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। ये फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ जी पहुंच चुके हैं लखनऊ, अमौसी से निकल चुके हैं और हमारे साथ में हमारे सहयोगी भी वहां पर मौजूद हैं। जरा उनका रुख कर लेते हैं। भरत सेठी, हमारे उमेश मिश्रा हमारे साथ में है, 5 KD पर तैनात हैं। भरत सेठी हमारे साथ तैनात हैं एयरपोर्ट पर। भरत के पास चलते हैं। भरत, एयरपोर्ट से निकल चुके हैं मुख्यमंत्री, क्या खबर है? अभी बिल्कुल मुख्यमंत्री का काफिला वहां से निकला है। तमाम बैठकें हुई थी दिल्ली में, बड़ी बैठक बताई जा रही है। बीजेपी में हलचल मची हुई है और काफी समय से इंतजार किया जाता है कि मुख्यमंत्री लखनऊ वापस पहुंचे। बिल्कुल अभी कुछ ही क्षणों पहले मुख्यमंत्री एयरपोर्ट में उतरे और काफिले के संग यहाँ रवाना हुए। ये अभी कंफर्म नहीं कर सकते कि 5 KD गए हैं या राजभवन गए, लेकिन यहाँ से एयरपोर्ट से अभी काफिले के साथ उनकी जो गाड़ियां वो निकल चुकी हैं। तमाम वहाँ पे पुलिस बल मौजूद था और तमाम सिक्योरिटी मौजूद थी एयरपोर्ट में, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री का भवन को देखते हुए। लेकिन अभी मुख्यमंत्री यहाँ से निकले हैं एयरपोर्ट से। जी, अभी मुख्यमंत्री यहाँ से निकले हैं एयरपोर्ट से। जी भरत, अमूमन वहां से 5 KD तक आने में 15 से 20 मिनट का समय लगता है।
आम लोग जब चलते हैं तो करीब 40 मिनट का समय लगता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का काफिला है तो 20 से 25 मिनट लगता है। क्या लगता है कि 5 KD के लिए अगर पहुंचना होगा तो या और कहीं भी जा सकते हैं? कोई खबर है क्या इस बात को लेकर के? दो बातें सामने आ रही हैं, यहाँ से राजभवन जाएंगे या 5KD जाएंगे। दोनों का जो सफर है, जो हाई सिक्योरिटी होती है, रास्ते एकदम बंद कर दिए जाते हैं। मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट का समय लगता है एयरपोर्ट से राजभवन पहुंचने का या 5KD पहुंचने का, अगर बात करते हैं तो। लेकिन यहाँ से अभी निकल चुके हैं काफिले के संग। पुलिस सिक्योरिटी की बात की जाए, पूरे रास्ते भर में लखनऊ एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक, मुख्यमंत्री आवास तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। ठीक है, ठीक है उमेश, ठीक है। उमेश के पास चलते हैं। उमेश मिश्रा जी हमारे साथ में मौजूद हैं 5KD पर। उमेश मिश्रा जी, कैसी हलचल है 5KD पर? सीएम आवास पे ही मौजूद हूँ और जो पीछे जो हलचल की बात आप पूछ रहे हैं, आप देखिए बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी मुस्तैद हो गई है। जो पुलिस कर्मी है, जो QRT गाड़ी है, वो पहुंच गई है। तो ये साफ हो गया है कि अब एयरपोर्ट से जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकले हैं तो सीधे सीएम आवास पे जाएंगे और हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो भी हमारे साथ आए और इस बात को हम दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। और जो पुलिसकर्मी है, जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है, वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए कि पूरी सिक्योरिटी मौजूद है और यहाँ पे जो तमाम पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पे दिल्ली में थे और उसके बाद अब सीधे वो एयरपोर्ट से अपने आवास की तरफ आ रहे हैं। जो मुस्तैदी है वो देखी जा सकती है, कहीं न कहीं अलर्ट हुआ है और शायद यही वजह है कि जो पुलिस प्रशासन है पूरी तरह से मुस्तैद। ठीक है, पुलिस प्रशासन है पूरी तरह से मुस्तैद। ठीक है, ठीक है उमेश जी, आप बने रहिए वहीं पर। बिल्कुल हलचल तेज हो गई है 5KD के आसपास और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वहां से, ये हमारे सहयोगी प्रस्तुत कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें 5KD की आप देख रहे हैं कि कैसे अलर्ट वहां पर हो गया है। मुख्यमंत्री 2 दिन के बड़े दौरे के बाद से वापस आ रहे हैं। हम एक बार राजभवन का भी रुख कर लेते हैं। राजभवन से भी हमारे सहयोगी मौजूद है, सैफी, मोहम्मद सैफी। क्या आपको आवाज मिल रही है? अगर आपको आवाज मिल रही हो तो राजभवन में क्या हलचल है? राजभवन के आसपास कैसी हलचल दिखाई दे रही है आपको? मोहम्मद सैफी, क्या आपको आवाज मिल रही है? चलिए, सफी हमारे साथ अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन उमेश जो हमें खबर दे रहे हैं उसके हिसाब से ये अब करीब करीब तय हो गया है कि मुख्यमंत्री वहां से निकल करके सीधे 5KD की ओर आएंगे और यहीं से फिर अपना अगला कुछ मूव करेंगे। राजभवन पर भी हमारी निगाह है, क्योंकि वो राजभवन भी जा सकते हैं, ऐसी सूत्रों के हवाले से अभी खबर है। कोई कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन क्योंकि अब वक्त शायद नहीं है, इसीलिए इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ मुलाकात हुई, लखनऊ में मुलाकात हुई, दिल्ली में मुलाकात हुई और ये साफ हो गया है कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ में दिल्ली का भी पूरा उन पर कंट्रोल रहेगा, जैसे पहले उनके ऊपर था, और दिल्ली से भी तमाम चीजें तय की जाएंगी। वो उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे ये, और उनको पूरा ये तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। सफी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पहले हम आपको सीधे तस्वीरें दिखा देते हैं। ये 5KD की तस्वीरें हैं, ये देख लीजिए आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। देखिए अलर्ट, ये मुख्यमंत्री का काफिला निकल रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप के न्यूज पर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री का काफिला निकल चुका है अपने 2 दिवसीय दौरे के बाद। एयरपोर्ट से निकल चुके हैं मुख्यमंत्री और किधर का रुख करेंगे वो भी हमारे रिपोर्टर उमेश मिश्रा जी बता रहे थे कि वो 5KD में अलर्ट हो गया है। और जब हम जानते हैं कि सिक्योरिटी अलर्ट हो जाता है, अगर मुख्यमंत्री को कहीं पहुंचना होता है उससे पहले ही वहां पर सिक्योरिटी अलर्ट हो जाता है, रास्ते पूरे क्लियर कर दिए जाते हैं। रास्ता पूरा क्लियर कर दिया गया है और 5KD की ओर मुख्यमंत्री रवाना हो चुके हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रही हैं। हमारे रिपोर्टर लगातार हर जगह मौजूद है। उमेश मिश्रा के पास दोबारा से चलेंगे। उमेश, अभी कैसी हलचल आपको दिखाई दे रही है?
देखिए बिल्कुल सर, यहाँ पे अगर बात करें तो पूरी तरह से अलर्ट है और देखिए जो पुलिसकर्मी है वो मुस्तैद है। तो इससे साफ हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे से जब वो लौटे हैं तो एयरपोर्ट से जो गाड़ी उनकी जो काफिला चला है वो बहुत ही कम समय में अब मुख्यमंत्री आवास पे पहुंचने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये सिक्योरिटी का जो प्रबंध दिख रहा है, ये माना जा रहा है कि सीधे वो एयरपोर्ट से यहीं पर आएंगे और जो जवान हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जो ट्रैफिक है, अभी थोड़ी देर बाद ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा। तब पूरी तरह से ये मान लिया जाएगा कि वो बहुत करीब और नजदीक में है। जी बिल्कुल, पूरी तरह ट्रैफिक अभी रोक दिया जाएगा, लोगों को परेशानी ना हो इसलिए बहुत पहले से ट्रैफिक नहीं रोका जाता है। मुश्किल से 5 से 10 मिनट पहले ट्रैफिक रोक दिया जाएगा जिससे कि उनको आने में कोई दिक्कत ना हो। सफ़ी के पास चलते हैं, वहां का समझने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद सफ़ी, क्या राजभवन में आप मौजूद हैं, वहां पर क्या हलचल है, कैसी हलचल है? सन्नाटा है, यहाँ पर अभी किसी तरह का अलर्ट नहीं है। जो हम आपको दिखा दें कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरें, जिस तरीके से ये पूरा एरिया है, यहाँ पर अभी किसी तरह की हलचल नहीं नजर आ रही है क्योंकि मुख्यमंत्री जी जब एयरपोर्ट से निकल चुके हैं। और अगर अलर्ट की बात करें तो यहाँ पर भी जो सूचना आई है वो मुख्यमंत्री आवास की आई है 5 KD की, वहीं पर ही उनकी जाने की संभावनाएं ज्यादा नजर आ रही है। जी सफ़ी, ठीक बात है कि पहले मुख्यमंत्री योगी अपने आवास जाएंगे और उसके बाद ही कहीं कोई शायद मूवमेंट करेंगे, हो सकता है। अभी फिलहाल आपको क्या लगता है कि वहां ऐसी कोई हलचल, ऐसी कोई सुगबुगाहट है कि मुख्यमंत्री अगर अभी नहीं तो थोड़े समय बाद वहां पर आ सकते हैं? आई है, जहां तक अगर बात करें आज तो आज किसी तरह की संभावनाएं नहीं लगाई जा रही है राजभवन आने की। कल की बात जरूर कर सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से आज दिल्ली से कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी लौट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कल जरूर राज्यपाल से मुलाकात हो सकती है। जी कल हो सकती है, बिल्कुल आपने एक शब्द कहा, कल होते हैं। भरत के पास चलते हैं। भरत सेठी, आप जब वहां से मुख्यमंत्री का काफिला निकला, आपने जरूर उनकी झलक देखी होगी, उनका बॉडी लैंग्वेज उनकी क्या कह रही है? भरत क्या आपको आवाज सुनाई मिल रही है? आपसे ये समझना चाह रहा था भरत, मैं आपसे ये समझना चाह रहा था, आपने जरूर मुख्यमंत्री की झलक देखी होगी, वहां से निकलते हुए आप बड़ी मुस्तैदी से वहां पर खड़े हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसे दिखाई दे रही थी? काफिला निकलता है कहीं से भी और सामने से बिल्कुल चले जाते, लेकिन हाँ थकान हल्के से चेहरे पे जरूर दिखी, लेकिन गाड़ी 1 सेकंड के ही सामने से आगे से निकल गई। काफिले में कई गाड़ियां होती हैं, पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन मुख्यमंत्री गाड़ी के आगे वाली सीट पर बैठे हुए थे, ड्राइवर सीट के बगल में बैठे हुए थे और उसके बाद सीधे गाड़ी यहाँ से आगे के लिए रवाना हो गई है काफिले के साथ। और 5 KD के लिए जहां तक सूत्रों की जानकारी मिली, हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि 5 KD की तरफ मुख्यमंत्री वहां पहुंचने वाले हैं। तो साफ तौर पर यहाँ पे अंदर मुश्किल से 5 से 10 मिनट ही प्लेन से उतरने के बाद बैठे हैं, उसके बाद सीधे 5 KD के लिए रवाना हो गए हैं। जी आप ठीक कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री जी हमेशा कभी भी पीछे वाली सीट पर नहीं बैठते हैं, वो ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठते हैं। जब 2017 में उन्होंने शपथ ली थी, उसके बाद से हमने जब उनको देखा है लगातार वो ड्राइवर की बगल वाली सीट पर ही बैठते हैं। ये उनका अपना नियम है, उनका अपना कायदा है। ठीक कह रहे हैं कि तो लगता है कि वो सीधे 5 KD जाएंगे। एक बार फिर से उमेश का रुख कर लेते हैं। उमेश, अब वहां पर कैसी हलचल है? अभी पूरी तरह से जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो सिक्योरिटी का प्रबंध है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और शायद बहुत कम ही समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास पहुंच जाएंगे। और जिस तरह से उन्होंने 2 दिवसीय दौरा किया है दिल्ली का और तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की, PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, उसके बाद JP नड्डा से मुलाकात हुई, उसके बाद महामहिम जो राष्ट्रपति हैं उनसे मुलाकात किए हैं। तो ये तमाम जो मुलाकातों का दौर था, ये इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से मंत्रिमंडल में विस्तार की जो चर्चा है लगातार चल रही थी, अब उस पे हो सकता है शायद विराम लग जाए, लेकिन अभी उसको होने में थोड़ा समय लग सकता है। और ये सूत्र बताते हैं कि बहुत जल्द ही यहाँ की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन अभी ये कयास ही लगाए जा सकते हैं, इसको पूरी तरह से पुख्ता नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये जो बैठक करके 2 दिवसीय दौरे से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लौट रहे हैं,
इसमें जरूर कहीं न कहीं अटकलें जो तेज हो गई हैं, फेरबदल को लेकर तेज हो गई हैं। कहीं न कहीं तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनको नई जिम्मेदारी बीजेपी में मिल सकती है। ठीक है उमेश, बिल्कुल ठीक है। ठीक है उमेश, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राजनीति पूरी संभावनाओं का खेल है। कल तक कुछ बीच में कहा जा रहा था कि अब कैबिनेट का विस्तार नहीं होगा, और फिर से चर्चा है कि कैबिनेट का विस्तार जल्द होगा, राजभवन भी मुख्यमंत्री जा सकते हैं। आप सभी सहयोगी हमारे साथ बने रहिए, और जैसे ही मुख्यमंत्री 5KD पहुंचेंगे, उमेश एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, सैफी भी आपके साथ, आपके पास भी आएंगे। कोई भी डेवलपमेंट की तो हम अपने जो हमारे सहयोगी हैं उनके माध्यम से हम आपको पूरी खबर देंगे। वापस अपनी डिबेट पर आते हैं। जी संजय गुप्ता जी, आप कुछ कह रहे थे, देखा आपने मुख्यमंत्री 2 दिन के बहुत ही एक हम कह सकते हैं गंभीर दौरे के बाद वापस आ गए हैं, और आज उन्होंने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। संजय गुप्ता जी अपनी ऑडियो खोल लीजिए। जी जो मुख्यमंत्री साहब हैं, अच्छी बात है, राष्ट्रपति से मिले हैं, मगर जिस तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, अलग अलग तरह के गुट हैं, अलग अलग तरह के विषय हैं, अलग अलग तरह की सोच है, और देखिए बहुत कहने में तो सशक्त अपने आप में सबसे बड़ी देश की और विश्व की पार्टी है, मगर मैं समझता हूँ बहुत ही कमजोर दिल के लोग हैं। जब जहाँ पर कहीं पर हार का सामना करता है, घबराहट इनके अंदर शुरू हो जाती है। जैसे ही यहाँ पंचायत का चुनाव ये हारे हैं, उस चुनाव को हारने के बाद लगातार किस तरह से घबराहट है, बंगाल का चुनाव आ रहे हैं, लगातार घबराहट है। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज बहुत बारी करें तो उत्तर प्रदेश में बता दीजिए क्या डिलीवर हो पाया है। मैं पूछना चाहता हूँ महिला सुरक्षा की बात क्या उसके अंदर डिलीवर हो पाया है। मैं पूछना चाहता हूँ उद्योग व्यापार के लिए क्या डिलीवर हो पाया है। कोरोना के अंदर जिस तरह से गंगा में लाशें बह रही थी, किस तरह से मिसमैनेजमेंट थे, किस तरह से इन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटीज बनने की, बन गई क्या? किसी एक वर्ग को रोजगार की बात कर लें। मैं आपके बात संजय जी, आपकी बात हो गई जी, बिल्कुल ठीक है। आप विपक्ष की बात में लंबी फहरिस्त है इस समय सवाल पूछने की। कैसे जैन साहब, मैं आपके पास आऊंगा, पहले बाकी लोगों को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रमेश ठाकुर जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है रमेश जी आपका भी। अनिल जी का रुख करेंगे। अनिल झा साहब, क्या कहेंगे आप? तोड़ फोड़ की राजनीति शुरू हो गई। उधर अगर अनुप्रिया पटेल अमित शाह से मुलाकात कर रही हैं, तो पल्लवी पटेल से आप लोग मुलाकात कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको बता दूंगा कि बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। तो आपने जो सवाल किया है कि ये क्या चल रहा है बीजेपी में और ये मिलने का क्या मतलब है, दिल्ली जाने का, आने का राष्ट्रपति से, यहाँ राज्यपाल से, तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता कुछ चीजें आपको सामने आएगी, जिससे हम लोगों को भी पता चलेगा। मुझे हम लोगों को ऐसा लग रहा है अनिल जी आपकी आवाज कुछ रुक रुक कर आ रही है, और हम इसी बीच वक्त एक ब्रेक का भी हो चला है। हम दोबारा से आपका रुख करेंगे, उसके बाद रमेश ठाकुर जी के पास चलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और आज पूरे दिन भर सिर्फ राजनीति का ही एक पूरा दिन रहा है। हर तरफ राजनीति, वेस्ट बंगाल की राजनीति, मुकुल वापस चले गए, मुकुल राय वापस चले गए। उत्तर प्रदेश की राजनीति, सीएम योगी वापस आ गए तमाम लोगों से मुलाकात करके। और इधर पल्लवी ने मुलाकात की समाजवादी पार्टी के मुखिया से। बसपा ने पंजाब में अकाली दल से गठबंधन कर लिया है। पंजाब में कांग्रेस के अंदर उठापटक चल रही है। तो पूरे देश में आज राजनीति का एक माहौल है, हर तरफ राजनीति ही राजनीति हो रही है। और इसी राजनीति पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या राजू, इतना क्यों खांस रहे हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरे कुछ नहीं यार, वो थोड़ा सा बुखार है।
केमिस्ट से दवाई लूंगा और राजू, हमें कोरोना वायरस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कैसी बात करता है यार, तो दोस्त है कि दुश्मन? बेकार का खर्चा करवाएगा। अबे 2-3 दिन दवाई लूंगा और डॉक्टर हूँ इसलिए समझा रहा हूँ तुझे। लक्षण है तो अपना कोविड टेस्ट करवा लो। ठीक है, मैं 2-3 दिन में अपनी जांच करवाता हूँ। अरे नहीं, तुरंत कोविड टेस्ट कराओ अपना। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करो। समय से जांच न करवाने और चिकित्सक के परामर्श न लेने के कारण लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। समय रहते इसकी पहचान करना जरूरी है राजू। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आज और अभी अपनी जांच करवाता हूँ। जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श लेकर अपना इलाज करवाओ। और हाँ, अब उत्तराखंड सरकार ने लक्षण आने पर दवाई देने का प्रावधान भी शुरू कर दिया है, समझे? घबराएं नहीं, कोरोना का टेस्ट समय से करवाएं। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करें। जल्द से जल्द डॉक्टरी परामर्श लें। समय रहते हॉस्पिटल जाएं। कोरोना के लक्षण को समय से पहचानना जरूरी है। कोविड वैक्सीन अवश्य लगवाएं, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और इस बीच हम आपको दो बड़ी खबर बता देते हैं। खबर नंबर 1 कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास यानी कि 5KD पर पहुंच चुके हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी खबर यह है कि ये कयास लगाए जा रहे थे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होगा, उसकी भी तारीख आ गई है। 13 जून को कैबिनेट का विस्तार होगा और उसमें कुछ लोगों को समाहित किया जाएगा। ये जल्दीबाजी इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से मुकुल राय वापस चले गए हैं मुकुल राय टीएमसी में वापस चले गए हैं, कहीं ये लोग भी ना चले जाएं। खैर इस पर हम चर्चा करेंगे आपसे, लेकिन हम सीधे उमेश का रुख कर लेते हैं। उमेश, कैसी हलचल है वहां पर? मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं 5KD पे। उमेश अपना ऑडियो ओपन कर लीजिए और बताइए कि वहां पर अभी क्या चल रहा है। आपकी ऑडियो बंद है। उमेश जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपना ऑडियो मोबाइल निकाल के अपना ऑडियो ओपन कर लीजिए। म्यूट हो गया, अनम्यूट कर लीजिए उसे। अपने आवास के अंदर गए हैं और तमाम उसके पहले कुछ ही देर पहले तमाम अधिकारी भी, एक दो बड़े अधिकारी थे जिन पे शासन लिखा था और ये हम लोगों ने अंदेशा जताया कि शासन की गाड़ियां इसमें अफसर हो सकते हैं। पहले वो गए हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे से वापस आकर अपने आवास पे चले गए हैं। अब
आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ होने वाला है उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में। लेकिन इतनी बात तो तय है कि ये जो मंथन चला है, इस मंथन में कहीं ना कहीं कुछ बड़ा निकलने वाला जरूर है। और तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनको बड़ी जिम्मेदारी भी उत्तर प्रदेश सरकार में मिलने वाली है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उमेश तमाम अपडेट देने के लिए और तमाम दर्शकों को सीधी तस्वीरें दिखाने के लिए। के न्यूज़ पर आपने सीधी तस्वीरें देखी कि कैसे मुख्यमंत्री आवास यानी सरकारी आवास यानी कि 5KD पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। और ये जो अभी तक खबरें आ रही थी कि शायद राजभवन भी जाएंगे, तो फिलहाल अभी वो अपने आवास पहुंच चुके हैं आवास। वहां पर रुक करके थोड़ा सा मंथन करेंगे और उसके बाद आगे जो रणनीति होगी, जो रोड मैप है, उस रोड मैप को कैसे अमली जामा पहनाया जाएगा उस पर मंथन करने के बाद में आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया उमेश आपका हम तक एकदम लेटेस्ट अपडेट पहुंचाने के लिए। वापस अपने डिबेट पर आते हैं और इस बीच एक और बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा देते हैं। दिल्ली का जो कैबिनेट, केंद्र सरकार का की जो कैबिनेट है, उसके विस्तार की डेट आ गई है। 13 जून को कैबिनेट का विस्तार होगा। कौन कौन से उसमें मंत्रियों के करीब 6 और मंत्रियों को इसमें जोड़ा जाएगा। और ये शायद इसलिए आनंद फानन में किया गया क्योंकि जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा मुकुल राय वापस चले गए हैं टीएमसी में नाराज होकर के, और भी कोई वापस ना चला जाए। सिंधिया 1 साल हो गया उनको मध्य प्रदेश में सरकार बनवाए हुए, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ इनाम नहीं मिला है। वो कहीं नाराज होकर के ना वापस चले जाएं, इसलिए उनको इसमें शामिल करना है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनको हटा दिया गया है और वो कहीं नाराज ना हो जाए, उत्तराखंड में कहीं दिक्कत ना हो जाए, इसलिए उनको कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। अनुप्रिया पटेल जो पिछले रिजीम में राज्य मंत्री थी, लेकिन इस बार 2 साल बीत गए हैं, अभी तक उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। तो क्या अब उनकी बात मान ली जाएगी? क्या उनको कैबिनेट का दर्जा दिया जाएगा या वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होंगी? ये भी देखना दिलचस्प होगा। और एक और नाम जो अभी उभर के आ रहा है कि सोनवाल, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो अब लोगों को यह ना लगे कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कहती है, करती नहीं है, करने का वक्त आ गया है। और अभी एक मजाकिया लहजे में ही सही राजू श्रीवास्तव ने एक बहुत ही मौजू वीडियो बनाया था, जो शायद अपनी हद भी पार कर रहे थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को झाड़ू पोछा पार्टी कह दिया था और कह दिया था कि यहाँ पर काम बहुत कराया जाता है और इतना काम लेने के बाद ही यहाँ पर कुछ इनाम मिलता है। तो वो शायद अपना दर्द बयां कर रहे थे। तो लोगों का ये दर्द ना हो, इसलिए मंत्रिमंडल के विस्तार की तिथि भी निश्चित कर दी गई है। वापस आएंगे अपनी डिबेट पर। समाजवादी पार्टी के अनिल झा साहब हमारे साथ में जुड़े हुए। अनिल जी, पूरा आपने परिदृश्य देखा, क्या कहेंगे अब आप? मंथन चल रहा है, वो कहीं ना कहीं कुछ चीजें पार्टी के अंदर ठीक ठाक नहीं चल रही है और कई धरा है जो पावर सेंटर के लिए लड़ाई चल रही है, ब्रांड इमेज की लड़ाई है। बहरहाल वो उनके अंदरूनी मामला है, उसमें हम लोगों को कुछ नहीं कहना है। जो भी चीजें होगा, जो आपने भी बात करी कि मंत्रिमंडल प्रदेश में विस्तार होगा और कद में होगा, जाहिर सी बात है जब आप किसी को झूठ बोल के पार्टी में लाएंगे, तोड़ेंगे, गुमराह करेंगे, तो कितने समय तक उसको आप बैठा के रख सकते हैं? एक टाइम आएगा जब आपको उसको जो लालच आपने दिया है, जो आपने वादा किया, उसको निभाना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ पार्टी के जो कार्यकर्ता जो आपके लिए विपक्ष में रहकर लड़ाई लड़ती है, लाठी खाती है, पुलिस जेल जाती है, आंदोलन करती है, उस कार्यकर्ता के साथ क्या होगा, ये विषय में बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है, जो हैंडल करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर छोड़ता हूं। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि आप चाहे मुख्यमंत्री बदल लीजिए, चाहे आप 4 मुख्यमंत्री रख लीजिए, या तो आप रिटायर्ड IAS को ले आइए या आप किसी जननेता को ले आइए। उत्तर प्रदेश में लड़ाई संघर्ष बहुत कठिन है। भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता जो इन्होंने 4.5 साल में अपनी मनमानी करी है, वो इनका ब्याज समेत प्रदेश की जनता इनसे वसूलेगी और आने वाले समय में इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। ठीक है जी। हमारे साथ रमेश ठाकुर जी भी जुड़े हुए हैं। रमेश जी, आपने देखा तमाम घटनाक्रम, हमने आपको लेटेस्ट घटनाक्रम भी दिखाया। और नहीं, मैं आपके पास आऊंगा केसी जैन साहब, पहले राजनीतिक विश्लेषक रमेश ठाकुर जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। जी रमेश जी, क्या कहेंगे आप? जी प्रदीप जी, सवाल क्या कहेंगे आप? आपने सारा परिदृश्य देखा, 13 जून को केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार, मजबूरी, और दूसरा उत्तर प्रदेश को लेकर के ये जो पूरा घटना चक्र चला, क्या कहेंगे उसको लेकर के? आप रोड मैप तैयार हो गया है, आप सिर्फ इंप्लीमेंट करने की बात है। देखिए, मजबूरी तो कहोगे ही, लेकिन एक लंबा अरसा हो गया आप पत्रकारिता करते हुए, आपको भी हमें भी,
ऐसी प्रॉपर्टी हमने कभी नहीं देखी। जो एक सूचनाओं का जो आदान प्रदान जो मीडिया कर्मियों के साथ में होता था, सालाना एक ब्रीफिंग होती थी, प्रेस ब्रीफिंग होती थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो कुछ नहीं हो रही है। अब 13 तारीख को क्या होने वाला है, और मुख्यमंत्री लखनऊ से दिल्ली आए हैं, नेताओं से मिल रहे, क्या बात हो रही है, क्या कुछ नहीं। आज हम लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश भवन के बाहर मीडिया वालों का हुजूम लगा हुआ है, अमित शाह के घर पे हुजूम लगा हुआ है, राष्ट्रपति के घर के सामने हुजूम लगा हुआ है। वो सिर्फ सूत्र बताए जा रहे हैं, लेकिन कोई उनका ना ही कोई थिंक टैंकर हमें बता रहा है, ना किसी तरीके से कोई सूचना नहीं आ पा रही है। सिर्फ वही हीलाबाली है और लोगों की सूचनाओं के आधार पे और सूत्रों के आधार पे चीजें मिल रही हैं। मुझे लग रहा है ऐसा क्यों, सूचनाएं क्यों दबाई जा रही हैं, क्यों मीडिया को ब्रीफ नहीं किया जा रहा है, क्यों प्रेस को ब्रीफ नहीं किया जा रहा है, सारी चुप चुप क्यों हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब हम लोग क्या है, हम तो बाल में से खाल निकालने वाले लोग होते हैं। आज जितनी भी तस्वीरें आज आई हैं, आप पहली तस्वीर आप देखो अमित शाह के साथ में जो योगी जी बैठे हुए हैं, योगी जी के चेहरे की बॉडी लैंग्वेज आप देखो, बिल्कुल शांत है, ऐसे लग रहे हैं गुस्से में। दूसरी तरफ जो एक कहते हैं ना कल्पित जो मुस्कान होती है अमित शाह के चेहरे पे, वो मुस्कान भी बहुत कुछ कह रही है, बताने की जरूरत नहीं है। वो कहते ना हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखों को फारसी किया, बहुत कुछ कह रही है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी के साथ में आज 12 बजे जब मीटिंग होती है, तो प्रधानमंत्री एक तरफ बैठे हुए, दूसरी तरफ योगी जी बैठे हुए, दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मातम वाली स्थिति नहीं होती है, ऐसा लग रहा है कि ऐसे मतलब खुशी की कोई बात नहीं है, सरकार जा रही है, सरकार गिर रही है। सबसे बड़ी बात जब आ जाती है शाम ढलते ढलते, जब योगी जी राष्ट्रपति भवन जाते हैं राष्ट्रपति साहब से मिलने, तो यहाँ दो चीजें स्पष्ट हो जाती है। पहली तो ये, जब कोई सीएम आता है तो उनका काम होता है योजना आयोग से मिलना, योजना नीति से मिलना, प्रधानमंत्री से मिलना, तो ये होता है। राष्ट्रपति से मिलने का मतलब आप समझ सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पैनल के लोग शायद ये बात को समझे ना समझे। राष्ट्रपति से मिलने का मतलब ये होता है कि हम कुछ चीजें बदल रहे हैं, हम सरकार गिरा रहे हैं या सरकार से जा रहे हैं, या हम बहुत कुछ ऐसा करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें एक हवा ऐसे उड़ रही है। आपने बहुत मौजूद बात कही, मैं ये नहीं रमेश जी, आपने बहुत मौजूद बात कही, मैं ये समझना चाह रहा था और आपसे समझने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश में अगर सरकार का कुछ होना है तो उसमें तो राष्ट्रपति का कुछ लेना देना नहीं ना, उनके लिए तो आनंदीबेन पटेल यूपी की गवर्नर ही पर्याप्त है। राष्ट्रपति से मिलने का क्या मतलब है? आपकी सरकार खुदा न खास्ता सरकार गिर रही है, सरकार बन रही है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, किसको लाना है किसको लाना है, ये आनंदी बेग खुद बैठी हुई है, वहां की राज्यपाल महोदया बैठी हुई है, वो करेंगी। अब राष्ट्रपति से मिलने का मतलब है कि प्रदेश में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है, अनएक्सपेक्टेड बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो हमारे पास नहीं है, जनता के पास नहीं, किसी को कुछ नहीं है। और जो पता होना चाहिए, हमको भी पता होना चाहिए प्रदीप श्रीवास्तव को। मैं कुछ चीजें आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ रमेश जी। दो चीजें हैं, एक जो निषाद ने अमित शाह से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि 13 जो पिछड़ी जातियां हैं उनको दलित में शामिल कर दी जाए। अमित शाह ने 24 घंटे का समय मांगा है, क्या यह मसला हो सकता है? नंबर 1। नंबर 2 जी, मैं एक और चीज ऐड कर दूं उसमें। नंबर 2 कहे कि यूपी को 3 पार्ट में या 2 पार्ट में बांटने की बात चल रही है, क्या इसको लेकर के कोई बात हो सकती है? अनुप्रिया पटेल को खुद नहीं आई है, उनके पास कॉल गई है। निषाद साहब के पास खुद मिलने नहीं आया, उनके पास कॉल गई है। ये जो छोटे छोटे दल हैं, अब इनको जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को, उनको अमित शाह को इनकी जरूरत है, इनको बुलाया जा रहा है, इनसे पूछा जा रहा है। मैं आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा था, राष्ट्रपति से जो मुलाकात की है योगी जी ने, उसके क्या मायने हैं? क्या ये, क्योंकि अगर मंत्रिमंडल में फेरबदल यूपी में होना है तो उसके लिए राज्यपाल पर्याप्त है, राष्ट्रपति से मिलने का क्या मकसद हो सकता है? मैं जो बताने वाला हूं, राष्ट्रपति से मिलने का मतलब सिर्फ ये है कि हम उत्तर प्रदेश का मसौदा हमारे पास है, हमारे पास एक फाइल है, हम इनको 2 भागों में 3 भागों में बांटना चाहते हैं। ये रिकमेंडेशन केंद्र सरकार से हमारे पास आई हुई है, अमित शाह जी से आई हुई है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या हम ऐसा कर पाए? अपनी बात उन्होंने राष्ट्रपति के सामने रखी है। ये पटवारी को जानकारी है योगी जी को इस बाबत उनसे मिलने की जरूरत ही नहीं थी। उनका तो काम था विधानसभा में जो पारित हुआ है उसको केंद्र की सरकार को भेजे और केंद्र सरकार उसको अप्रूवल लेकर के यूपी को वापस भेजती, जो प्रोसीजर है।
बता दूं, योगी जी बिल्कुल पक्ष में नहीं है कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा हो सकता है योगी जी राष्ट्रपति के पास गए हों इसकी नाखुशी जताने के लिए कि ये जो ऐसा हो रहा है, प्रदेश ठीक चल रहा है, वहां कोई दिक्कत नहीं है, इनको बांटने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात ये है, ये इस समय प्रदेश की बंटवारे की बात क्यों आई, इसको आपको समझने की जरूरत है। 8 महीने के बाद में आप चुनाव के बिल्कुल दहलीज पे खड़े हुए, चुनाव में आपको जाना है, आपको जरूरत है कि पूर्वांचल में योगी जी का शिकंजा बहुत अच्छा है, आप फिर बरेली मंडल पे आ जाओ, दूसरे जगह पे आ जाओ, हर जगह आपका अच्छा है। आप योगी जी को सिर्फ एक जगह सीमित क्यों करना चाहते हो, क्यों दूसरी जगह उनको देना नहीं चाह रहे हो? मुझे लग रहा है देखो बिल्कुल बात आपकी हो गई, समझ में आ गया लोगों को। मुझे लग रहा है केसी जैन साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रख लीजिए पहले। कि योगी जी जहां जहां पे गए वहां वहां पे हारे, और उन्होंने वेस्ट बंगाल का भी उदाहरण दिया। अरे आप तो 0 की 0 पे रह गए, तो कांग्रेस को खुशी किस बात की है? और दूसरी बात, कुछ सवाल हमारे भी जनता के भी सवाल है, वो भी सुन लीजिए, आप संजय गुप्ता जी का जवाब देते रहिएगा। सवाल नंबर ये कि क्या ये हेडलाइन मैनेजमेंट है, कोरोना पूरी तरीके से खत्म कर दिया आप लोगों ने और राजनीति पूरी तरह तारी हो गई है? हो रही है तो देखिए प्रदीप जी, जब आवश्यकता पड़ी तो लॉकडाउन किया गया, पहले नाइट कर्फ्यू किया गया, फिर सैटरडे संडे किया गया, फिर फुल कर्फ्यू किया गया। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे केसेस कम हुए, आज की स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश में 1000 से केसेस पर डे कम आ रहे हैं। अनलॉक धीरे धीरे बात अगर देश की करे तो केसेस में जो कमी आई थी वो दोबारा से बढ़ने लगे हैं, 86,000 तक आ गए थे। अभी क्या पिछले 3 दिन से 91 और 92,000 केसेस आ रहे हैं। बारे में बता रहा हूँ, लेकिन आपने पूरी राजनीतिक चर्चा की, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के दिल्ली दौरे पे चर्चा की, तो मुझे लगता है सबने उसी पे सवाल किया, तो मैं उस पे 1-2 टिप्पणियां कर दूं, फिर मैं आपकी पूरी बात का जवाब देता हूं। तो देखिए अभी इस बात के बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने हेडलाइन मैनेज अच्छे से कर दी है और हम लोग मजबूर हैं उस पर बहस करने के लिए। जी अपनी बात रख सकते हैं केसी जैन साहब। आदरणीय तरीके से व्याख्या की है पूरे दौरे की, लेकिन जहां तक इस बात को कहना कि मुख्यमंत्री बदल रहा है, पहले तो ये हो रहा था कि नहीं, तमाम सारे चैनलों तो हेडलाइन भी चला दी कि ए के शर्मा जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, योगी जी हटने जा रहे हैं, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का प्रोपोगंडा है और कुछ नहीं है। अभी समाजवादी पार्टी के साथी ने कहा बहुत चलिए वो ठीक है, हम लोग संभावनाएं तलाशते थे, संभावनाओं पर चर्चा कर रहे थे। जी सब लोगों ने प्रश्न किया, मैं बहुत सूक्ष्म जवाब दे दूं। देखिए कोई पावर सेंटर्स नहीं है, कोई पावर सेंटर्स की लड़ाई नहीं है। हाँ, अगर मंत्रिमंडल में विस्तार हो रहा है, अगर किसी को नई जिम्मेदारी दी जा रही है, तो ये पार्टी में हमेशा से होता रहा, हर एक पार्टी हर एक सरकार में होता रहा है। बिल्कुल ठीक है, आपका अधिकार है, ये सरकार का अधिकार है कि वो एक्सपेंशन करे, किसको रखे किसको ना रखे। अब सवाल ये है कि किसको किसको शामिल किया जाएगा, और सवाल दूसरा ये भी है कि जब ज्यादा लोग पार्टी में बाहर से आ जाते हैं तो ओरिजिनल लोग नाराज हो जाते हैं। यहां भी वही हालत है, उत्तर प्रदेश में भी यही हालत है। जितिन प्रसाद को अंदर लिया, ए के शर्मा आ गए, 2-2 MLC की पोस्ट चली जा रही है, और जो आपके वरिष्ठ नेता यहां पर पहले से लंबे समय से काम कर रहे थे उनमें मायूसी छा गई है। का सम्मान हो रहा है, और जो बात आप कह रहे हैं पार्टी के अंदर अगर बाहर से लोग आ जाएंगे तो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता क्या करेंगे? आपका अगर ये सवाल है तो हम आपको बता दें, अगर पुराने कार्यकर्ताओं को जोड़ लीजिए तो उत्तर प्रदेश के में विधानसभा की सीटें तो 403-404 ही रहेंगी, वो 500-600 तो नहीं हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के जो सीटें वो तो वही रहेंगी, जो पद है वही रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मैं वही बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं प्रदीप जी, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसमें कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री हुए और राजवीर जी उसके बाद में मुख्यमंत्री नहीं बने। जिस तरीके से अन्य पार्टियों में बाप बेटा पोता परपोता, पहले इंदिरा गांधी जी हुई, फिर राजीव गांधी जी हुए। मत ले जाइए जैन साहब, ये बता दीजिए जल्दी से, सवाल सुनिए। केसी जैन साहब एक सवाल सुन लीजिए उसका। अच्छा ठीक है, एक सवाल सुन लीजिए केसी जैन साहब। एक सवाल ये है, वेस्ट बंगाल, केसी जैन साहब सवाल सुन लीजिए। वेस्ट बंगाल में सबसे पहले मुकुल राय आए थे और उसके बाद में आप लोग सुबेन अधिकारी को ले आए। सुबेन अधिकारी का कद बड़ा हो गया,
अब मुकुल राय का कद छोटा होने से परेशान होकर वो वापस चले गए। यही हालत उत्तर प्रदेश में भी होने जा रही क्या? क्योंकि जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनमें नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। रीता बहुगुणा जोशी जी है, उनका सम्मान हुआ नहीं हुआ? अशोक बाजपेयी समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर आए नहीं, सम्मान हुआ नहीं हुआ? और नीरज शेखर जी प्रधानमंत्री जी के बेटे, पूर्व प्रधानमंत्री जी के, जो उनका सम्मान नहीं हुआ? स्वामी प्रसाद मौर्य जी का सम्मान, वो मंत्री नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ, बाहर से जो है उनका सम्मान करिए। जो कार्यकर्ता लाठी खाए, डंडा खाए, 5 साल झोला उठाए, बोरा उठाए, उसको आप किनारे कर दें। यही तो परिपाटी है आपकी, यही तो पार्टी की चिंता करें। इसको आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे मैं चिंता नहीं कर रहा, मुझे तो हंसी आ रही है। मैं चिंता नहीं कर रहा, मुझे हंसी आ रही है। प्रदेश की जनता को हंसी आ रही है। नहीं सवाल पाए प्रदेश की 22 करोड़ जनता को हंसी आ रही है कि जिस नालायक को 350 सीटें दिया, वो नालायक सरकार चलाने के बजाय आपस में फुटबॉल कर रहे हैं। नहीं देखिए, प्रदेश की जनता को हंसी आ रही है। भाषा अपनी सुधारिए। मीडिया हंस रही है, जनता हंस रही है कि जिस नालायक पार्टी और नेता को 325 सीटें दी, वो सरकार चलाने के बजाय फुटबॉल कर रहा है, पावर सेंटर की लड़ाई कर रही है। तो आपके वहाँ हो गया। अरे हमारे क्या हो रहा है? शिवपाल जी हम तो बैठे, हम तो तमाशा देख रहे हैं, अपना प्लान कर रहे हैं। यादव हम तो तमाशा देख रहे हैं, अपना प्लान कर रहे हैं। शिवपाल जी को चुनेगा। आपकी तो वर्ग विशेष की पार्टी है। ये देखिए, शिवपाल जी की अलग पार्टी है, शिवपाल जी की अलग पार्टी है, अखिलेश जी की अलग पार्टी है। आप शिवपाल जी कहाँ से अलग? कहाँ से अलग पैदा हो गई? अपनी चिंता करिए। कहाँ से पैदा हो गई? सरकार में आप अपनी चिंता करो जैन साहब। आप अपनी चिंता करो। सरकार में आप अपनी चिंता करो, अपनी चिंता करो, अपनी चिंता करो। सरकार में हो, चिंता करो, अपनी चिंता काम नहीं करो। चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। खाली बकैती कर रहे हो, खाली महिमा मंडन कर रहे हो। जो 40 बचे वो भी जा रहे हैं। महिमा मंडन करो, जोरदार पूजा कर, 40 जो बचे वो भी जा रहे हैं। मीडियाबाजी कर रहे हो। देखिए आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बेवकूफ बना रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो। जनता जवाब देगी। चिंता मत करो। ऐसे कैसे पत्री लोग बैठा बाउंड्री बांध लो, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है जैन साहब, नहीं सभी का सम्मान है भाई, सभी का सम्मान है। सवाल पूछने का अधिकार सबको है। अनिल झा साहब, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। अनिल झा साहब कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा। सभी लोगों से यह अनुरोध है, कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा। आप पार्टी के आइडियोलॉजी से बने हैं, पार्टी की आइडियोलॉजी पर ही बात करेंगे हम सब लोग। अनिल झा साहब, सवाल ये है, वो कैसी जैन साहब ने सवाल सही किया कि आप अपने घर का झगड़ा तो सुलझा नहीं पा रहे हैं। जी जैन साहब, बात हो गई आपकी, सवाल ले लेता हूँ। अरे ठीक है जैन साहब, मालूम है सब्जी मंडी नहीं है तुम्हारे बैठने के लिए, बोलो ना, तभी सीख लो। ना जैन साहब, मैं आपसे भी ये अनुरोध करूंगा कि कृपया संसदीय भाषा का प्रयोग ना करें। अनिल झा साहब आप भी रुकिए, संजय गुप्ता का रुख करेंगे। ठीक है संजय जी, सवाल ये है कि सारे लोग आपके यहाँ से टूट के जा रहे हैं। G23, अरे भाई कैसी जैन साहब, बात हो गई, कैसी जैन साहब हो गई बात, समझा दिया दोनों लोगों को। अनिल झा साहब, व्यक्तिगत टिप्पणी ठीक नहीं है। कैसी जैन साहब, आप भी व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। दोनों लोग अपनी पार्टी के आइडियोलॉजी से बंधे हुए हैं और पार्टी के आइडियोलॉजी पर ही बात कीजिए। जैन साहब शांत हो जाइए प्लीज। संजय गुप्ता जी का रुख करें। संजय गुप्ता जी, G23 के क्या हाल चाल है, जल्दी से बताइए। बताना चाहता हूँ, ना तो कोई G23 है। कांग्रेस के अंदर ये खूबसूरती है कि हम अपनी बात अगर आला कमान तक पहुंचाना चाहें, हाई कमान से चर्चा करना चाहें, हम कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी हाई कमान की बात कर सकते हैं, तो भी जितिन प्रसाद लगातार मांग रहे थे, एक समय मांग रहे थे, क्यों नहीं दिया आपने समय उनको? उन्हें बनाया, उनको मंत्री बनाया, अरे यूपी से बंगाल में प्रभारी बना दिया, तो प्रभारी बना दिया आपने जहां पर चुनाव लड़ नहीं रहे थे। जी आपको बोलना जी, दीजिए ना, 1 मिनट का दीजिए, 30 सेकंड दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी बात कर रहे थे परिवारवाद की, तो ये जतिन प्रसाद जी जो है हमारे, इनके पिताजी तो नेता थे, इसी वजह से तो इनकी पहचान है। रीता बहुगुणा जोशी की आपने बात करी, हेमंत हमारे नंदन, अरे रीता बहुगुणा जोशी ने 2000 में चुनाव करके भेजे थे, और राजनाथ जी के जो 18 नए सांसद चुनाए थे, वो यहाँ के यूपी की अध्यक्ष थी, आप उनको नहीं रोक पाए। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आपके यहाँ से निकले हुए लोग आज बड़े बड़े ओहदे पर हैं, आप उनको संभाल नहीं पाए। आपकी सीटें कितनी रह गई है? अरे आप मुकुल राय की बताइए ना भाई साहब, आप उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें रह गई है बताइए। जिस तरह से टीवी पे आप जैन साहब अभी धमका रहे थे
इसी तरह से धमका के ले गए थे आप पहले उनको भी। आज मुकुल राय ने स्टेटमेंट दिया है। नहीं, देखिए भाई साहब, ये आपका चेहरा है। देखिए मैं सम्मान करता हूँ, मैं सबका सम्मान करता हूँ, झूठ बोलने की लेकिन मैं तुम चढ़ा करके बात नहीं करता हूँ, बस सिर्फ इतनी बात कह रहा था। वादी है भाई साहब, आप क्या महिमा मंडन कर रहे हैं? आप वही तो है ना बंगारू लक्ष्मण के लोग। नहीं तो जीरो से आप तो जीरो की जीरो पे रह जानता है। आपका कितनी सीटें लेके आए वेस्ट बंगाल में? आप 2 सीट और यूपी में कितनी सीटें आपके पास में है? इंदिरा गांधी के आशीर्वाद से सदन में आप जीरो रह गए धीरे धीरे। याद है ना, सदन में जीरो पे पहुंच रहे हैं ना। नहीं समझा 60 साल तक इस देश में इस लायक नहीं समझा कि आपको सत्ता में लाए। और अच्छा संजय गुप्ता जी, अध्यक्ष लेकिन अब तो जनता समझ गई ना। जवाब दे दीजिए, समय समाप्त हो गया है। संजय जी, पिताजी, फिर उनका बेटा, फिर उनका पोता, कब तक चलेगा? ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। कैसी जैन साहब रुकिए भाई, आपका समय हो गया। संजय गुप्ता जी, क्या आप मुझे संजय गुप्ता जी, सवाल यह है, आपने लंबे समय तक देश में राज किया है, योगी जी ने आज राष्ट्रपति से क्यों मुलाकात किया, इसके क्या मायने हैं? हमारे रमेश ठाकुर जी ने बताया, उनसे सटीक विश्लेषण मैं समझता हूँ कोई कर नहीं सकता है। पूरी उनको बड़ी नॉलेज है। उन्होंने बताया कि इस प्रदेश को चूंकि इसके अंदर दोबारा जीतना बड़ा मुश्किल है, आज जो काम थे वो इन्होंने किया नहीं, जो मैनिफेस्टो था इन्होंने लागू नहीं किया। किस तरह के हालात आज उत्तर प्रदेश में, ये मजबूर है पार्टी कि इसके 3 टुकड़े करके, इसका विभाजन करके वहां पर लोगों को बांटा जाए और धर्म के आधार पर और रीजनल उसके अंदर हिसाब से इसको बांटना चाहते हैं। तो आप रहे और बिल्कुल सटीक ये जो बंटवारा आप करते रहे साहब, ठीक है संजय जी, बात हो गई। केसी जैन साहब जल्दी से आप ही बता दीजिए, केसी जैन साहब जल्दी से आप बता दीजिए। केसी जैन साहब सवाल सुनिए भाई, आप तो ऐसे ना थे। केसी जैन साहब आप तो ऐसे ना थे, आप तो पाकिस्तान हिंदुस्तान को बांट दिए, आप बंटवारे की बात कर रहे हैं। केसी जैन साहब, मैं बार बार कह रहा हूं, आप तो बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, आप ऐसे नहीं थे, आप ऐसा कैसे हो गए? ठीक है सवाल हो गई, बात, समय समाप्त हो गया है। रमेश ठाकुर जी, आपका फाइनल कमेंट। ठीक है जैन साहब, बात हो गई आपकी। अरे ठीक है भाई, फिर अभी आप जिद्दा पर आ जाएंगे, फिर जवाहरलाल नेहरू पर आ जाएंगे, फिर यही सब सवाल पूछ। हाँ रमेश जी, आपका फाइनल कमेंट। जी फाइनल कमेंट आपका, क्या कहेंगे आप इस पूरी कवायद को? राष्ट्रीय चैनल पे जब भी कोई भी पैनल पे बैठे तो ये समझ ले कि किस चैनल पे बैठा हूँ। ये हल्की डिबेट हम लोग नहीं करते हैं। डिबेट ऐसी करो उसका कोई जवाब नहीं, कोई सार्थक। आपको पूरे इस समय पूरा देश देख रहा है। देखिए जिस तरीके से माहौल बन रहा है, मुझे लग रहा है राजनीति में नीति नहीं रही, स्वार्थ रहा, उसमें मौका परस्त, ये सारी चीजें शामिल हो गई हैं। चाहे योगी आदित्यनाथ हो जाए, चाहे बीजेपी के कोई नेता हो जाए या कांग्रेस के हो जाए, उनको सिर्फ अपने से मतलब है, किसी से और कोई मतलब नहीं है। अब 5-6 नए मंत्रियों को शामिल करने की बात कही जा रही है सेंट्रल मिनिस्टर में, लेकिन ये बताओ इसकी जरूरत क्या आन पड़ी? क्यों जरूरत इसकी आन पड़ी? सबको पता है जरूरत इसलिए आन पड़ी ना कि कहीं ये खेल ना बिगाड़ दें। त्रिवेंद्र रावत कहीं उत्तराखंड में खेल ना बिगाड़ दें, अब सिंधिया कहीं नाराज होकर के वापस ना चले जाएं, मुकुल राय वापस चले गए हैं। समझते नहीं है, पूरी जनता देखती है, कोई लिटरेसी इतनी नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग समझते हैं। आप, मुझे लग रहा है जब देखो 6-7 साल पहले जब केंद्र की राजनीति में मोदी नाम के एक जब उदय होता है नरेंद्र मोदी जी का, तो ये लगता है कि राजनीति में कुछ बदलाव होगा, कुछ चीजें बदलेंगी। वो थोड़ा सा बदलाव का असर भी देखने को मिला, लेकिन फिर वही चीजें सारी वैसी की वैसी आने वाली है। एक नेता अगर मोदी के करीब में आ रहा है, उसके मुकाबला करके करने की कोशिश करता है, उसको डेमोलाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो भाजपा में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत कुछ ऐसा होने वाला है। ठीक है रमेश जी, हम आपके इसी नोट से चर्चा को यही समाप्त कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भी सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। पार्टी बहुत बड़ी हो गई। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रमेश ठाकुर जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, और ये बात सच है कि जब बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं तो आपस में खड़खड़ाते भी हैं और उनकी आवाज भी सुनाई देती। तो भारतीय जनता पार्टी एक विशाल पार्टी हो गई, एक जायंट पार्टी हो गई, वो देश की नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, और ऐसे में वहां पर बर्तनों का खटकना
कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पार्टी इस समय चौकन्नी हो गई है और उसने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तेज कर दी है। केंद्र में कैबिनेट का विस्तार 13 तारीख को होगा, यूपी में कब होगा ये भी इसका तिथि आनी अभी बाकी है। और साथ ही साथ में जो सबसे बड़ी बात है कि हेडलाइन मैनेजमेंट, कोरोना समाप्त हो गया है। हालांकि अभी भी 91-92 हजार केस आ रहे हैं, लेकिन सब तरफ चर्चा है तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति की है। कोरोना की का डर कहीं लोगों को नहीं सता रहा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।